एक दिन की बात है। हारिब कसाई अपना रोजगार करके दौलतपुर लौट रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी और पास में रोजगार से कमाए 400-500 रुपए। रकम काफी बड़ी थी। वैसे दौलतपुर अभी आने में बहुत दूर था। चलते चलते काफी समय भी लगने वाला था और अभी शाम का भी समय होने आया था। सुनो जी, दौलतपुर पहुंचने में काफी समय लगने वाला है। हम जिस रास्ते से चल रहे हैं वो रास्ता काफी विकट है, बहुत ही सुनसान है। चलने में भय भी लग रहा है और मुझे काफी बुखार भी चढ़ा है। सारा शरीर ठंड के मारे कांप उठा है। अब एक पाँव तक आगे चल नहीं पाऊंगी। तुम ठीक ही कहती हो। अब हमें कहीं न कहीं बसेरा लेना होगा। तुम्हारी तबीयत भी काफी बिगड़ चुकी है और पास में काफी रकम भी है। कहीं कुछ हमारे साथ गलत ना हो जाए। ऐसा करते हैं, पास में ही ललितपुर नाम का एक गांव है। आज की रात वहीं ठहर जाते हैं। कल सुबह दौलतपुर निकल पड़ेंगे। हारिब ने उस दिन गांव में ठहरने का फैसला तो किया, लेकिन ठहरने के लिए कई जगह मिलेगी या नहीं भी मिलेगी, इस बात से परेशान हो गया, क्योंकि जात छुपाने से काम नहीं चलने वाला था। उस गांव में बहुत से लोग उससे करीब से पहचानते भी थे। हारिब इससे पहले ललितपुर से कई सारे काम के और बेकाम के जानवर खरीद कर ले जा चुका था। फिर भी उसने अपने कई जान पहचान वाले लोगों से उस रात ठहरने के लिए जगह के बारे में पूछने का फैसला किया, क्योंकि उसके पत्नी की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुकी थी। अरे हारिब, तुम यहाँ मेरे दरवाजे पर? तुम यहाँ किस लिए आए हो? जल्दी से बताओ। कहीं गांव के लोग तुम्हें यहाँ देखकर मेरे बारे में कुछ गलत ना समझ बैठे। क्या बताओ भैरू चाचा, दरअसल हम दोनों दौलतपुर जा रहे थे। पत्नी को काफी बुखार और ठंड के मारे कम कपा रही है। शाम भी हो चुकी है और आप तो जानते ही हो कि दौलतपुर यहाँ से काफी दूर है। रास्ता भी काफी सुनसान है और इस हाल में औरत को लेकर चलकर जाना ठीक नहीं रहेगा। यही कहीं आज की रात ठहरने के लिए जगह मिलती है तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? देखो हारिब, इस मामले में मैं तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम कहीं और पूछकर देख लो और जल्दी से निकलो यहाँ से। इतना कहकर भैरू चाचा ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। इस तरह हारिब ने उस रात ठहरने के लिए अपने 2-3 जान पहचान वालों से पूछकर देखा, लेकिन किसी ने उसकी याचना मंजूर नहीं की। उन जान पहचान लोगों ने हारिब को अपने जानवर अलग अलग और छिप छिप कर बेचे थे। हारिब को अपने घर ठहराने से तरह तरह की खबरें गांव में फैल सकती थी, इसलिए उन लोगों ने उसे इनकार कर दिया था। चलते चलते दोनों एक छोटे से घर के सामने आकर खड़े हो गए। उसी गांव में एक ठाकुर रहता था। ठाकुर के पास खुद की कुछ जमीन थी। ठाकुर ने अपनी सारी जमीन लगान के तौर पर जोतने के लिए दी थी। समय समय पर लोगों से लगान वसूल करना उसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं थी। गांव में डर के मारे उसे ठाकुर साहब करके पुकारते थे और सारे गांव पर उसका दबदबा बना हुआ था। फिर हारिब ने उसके दरवाजे पर मदद के लिए थपथपाया। दाऊ जी, ओ दाऊ जी, कोई अंदर है? कुछ ही समय में अंदर से दरवाजा खुला और सामने एक बड़ा सा आदमी खड़ा हुआ। बोला, क्या है? तुम कौन हो और क्या चाहते हो मुझसे? बड़े भैया, एक विनती है। क्या? भैया जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत थका हूँ। मेरी औरत इस समय मेरे साथ है और इस समय उसे बहुत बुखार आया है। ठंड में रहने से न जाने इसकी क्या हालत हो जाएगी। इसीलिए आपसे एक विनती है कि आज की रात ठहरने के लिए 2 हाथ जगह दे दीजिए। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, कौन लोग हो तुम? मालिक, मैं हूँ तो कसाई, हारिब नाम है मेरा और इसका चांदनी। जानता है किसका घर है ये? तुमने यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे की? हारिब ने आशा भरे स्वर में कहा, ये राजा का घर है, इसीलिए शरण में आया हूँ। ठाकुर को राजा संबोधित करते ही ठाकुर की नजरों से कठोरता गायब हो गई। ठाकुर नरम आवाज में बोला, गांव में किसी ने तुमको बसेरा नहीं दिया? नहीं साहूकार, किसी ने भी बसेरा नहीं दिया। बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे खोटे पेशे के कारण सभी ने बसेरा देने से इनकार कर दिया। माई बाप, अब आप ही कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो तुम अंदर आ जाओ और एक कोने में पड़े रहो। मुझे एक बताओ कि तुम यहाँ से कब जाओगे? सुबह भोर का समय हो जाएगा, तब अंधेरे में ही चले जाएंगे। खाने के लिए रोटियां बांधकर पहले से ही
ले ली है हमने, उसकी कोई चिंता नहीं है। तुम्हारा नाम हरीफ, और कहाँ से आ रहे हो तुम? रामगढ़ से मालिक। वहाँ किस लिए गए थे? अपने रोजगार के लिए मालिक। लेकिन तुम जो यह काम कर रहे हो वह तो बहुत बुरा है। हाँ, काम तो बुरा है, पर पेट के लिए करना पड़ता है। ऊपर वाले ने जो भाग्य में लिखा है वही उसी को करना पड़ता है। क्या कोई कमाई हुई? साहूकार, पेट के लायक कुछ मिल गया है, बस यूं ही समझ लीजिए। सुबह का समय होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, तब तक मेरी घरवाली की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। फिर वो दोनों सो गए। काफी रात हो चुकी थी। ठाकुर जी, ओ ठाकुर जी, जरा बाहर तो आ जाइए। मालिक, आज तो खाली हाथ लौटे हैं, अब कल शाम को ही देखा जाएगा। ठीक है, आज जरूरत थी, खैर कल देखा जाएगा। क्या किसी को धन रकम के साथ आते जाते देखा है? हाँ, खबर लगी है कि एक कसाई रुपए बांधे हुए किसी और आया है, पर हम लोग जरा देर से पहुँचे और वो खिसक गया। कल देखेंगे, जरा जल्दी जाएंगे। ना भाई ना, कसाई का पैसा ना छुएंगे। क्यों? बुरी कमाई है, उसके रुपये पर कसाई थोड़ी ही लिखा है, लेकिन उसके व्यवसाय से अब वह रुपया दूषित हो गया है। पर रुपया तो दूसरों का है, कसाई के हाथ में आने से कसाई का थोड़ी ही हुआ। पर मैं नहीं मानता, वह अब अशुद्ध है। तो कोई बात नहीं, हम अपने तलवार से शुद्ध कर लेंगे। नहीं नहीं, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। उस कसाई का पैसा हमें नहीं चाहिए, उसे छूने की कोई हिम्मत तक नहीं करेगा। अब तुम घर जाओ, कल और कोई मिलेगा। सुबह हो गई, लेकिन अभी तक कसाई और उसकी पत्नी वहीं पर ही थे। ये देखकर ठाकुर को बहुत ही गुस्सा आया और क्रोधित होकर बोला, मैंने तुम दोनों की बहुत मेहमान नवाजी कर ली है। अभी थोड़ी देर में ही पूरे गांव को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा कि तुम मेरे यहाँ ठहरे हो। तो सारे लोग तरह तरह की बकवासबाजी करने लगेंगे। तुम अभी इसी समय बाहर जाओ। मालिक, झूठ नहीं बोलूंगा, बुखार तो कम हो गया है, पर शरीर बहुत ही कमजोर हो जाने से चांदनी को थकान सी महसूस हो रही है। वह एकदम से चल नहीं पा रही है, इसीलिए आपसे विनती है कि और कुछ समय के लिए हमें यहाँ ठहरने दो। हरीफ ने ठाकुर से बहुत विनती की। ठाकुर का पूरे गांव पर दबदबा था, पर अभी भी लोकमत का दबदबा उसके ऊपर था। इसी वजह से ठाकुर भी जरा डरा डरा हुआ सा था। नहीं नहीं, मैं और एक पल भर के लिए भी तुम दोनों को यहाँ ठहरने नहीं दूंगा। अभी के अभी तुम दोनों चुपचाप यहाँ से चले जाओ। फिर हरीफ अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चल पड़ा। वह दोनों गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे आकर ठहरे। मन ही मन में गांव वालों को और उस ठाकुर को कोसने लगा। उसे लग रहा था कि घंटे 2 घंटे में उसकी औरत ठीक हो जाएगी और वह आगे का रास्ता पैदल ही उसे लेकर काटेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब उसने एक बैलगाड़ी किराए पर लेने का फैसला किया। तभी एक बैलगाड़ी वाला उसके पास ही आता दिखाई दिया। जैसे ही गाड़ीवान बैलगाड़ी लेकर नजदीक आया, हरीफ ने उसे रुकवाया। क्या तुम किराए पर दौलतपुर जाने के लिए तैयार हो? दरअसल मेरी औरत को जोरन से बुखार आया है, ठंड से कम कपा रही है। इस हालत में उसे पैदल ले जाना उचित नहीं रहेगा और रास्ता भी तो ठीक नहीं है। वैसे तो इससे पहले मैंने मेरी बैलगाड़ी कभी भी किराए पर नहीं लगाई, पर अब तुम्हारे पत्नी की ऐसी हालत देखकर मैं तुम्हें किराए के तौर पर ले जाने को तैयार हूँ। जल्दी से बैठ जाओ, मुझे फिर वापस भी तो आना है। बस और थोड़ी देर यहाँ रुक जाते हैं। ठंड के मारे चांदनी थरथरा रही है। गाड़ी पर बिठाकर ले जाने से ज्यादा बुखार हो गया तो फिर और मुसीबत आ जाएगी। हरीफ ने आगे की यात्रा स्थगित कर दी, तब तक कि उसके पत्नी की कंपकपी कम न हो जाए। ऐसे ही 2 घंटे बीत गए। अब दोपहर का वक्त भी हो चुका था। तब जाकर हरीफ के पत्नी का बुखार और कंपकपी कुछ हद तक कम हो गई। तब तक गाड़ीवान वहाँ उनके साथ बैठा ही रहा। अब हरीफ ने चांदनी को गाड़ी में बैठा दिया और गाड़ीवान से कहने लगा, चलो जल्दी से बैलगाड़ी में बैठ जाओ, वरना पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो जाएगी। जल्दी से गाड़ी में बैठकर बैलों को हाँक दो। पूरा दिन तो यहीं पर लगवा दिया, अब जल्दी चलने को कहते हो। आपको तो परिस्थिति का पता चला ही होगा, कृपा करके जल्दी चलो ना। पर अब मैं इतने किराए में नहीं चलूंगा। अपना रुपया वापस ले लो और मुझे अपने घर जाने दो। भाई, आपत तो सबके ऊपर आती है, मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। जानवर तो नहीं आते। तुम्हारे भी बाल बच्चे होंगे, कोई अपने भी होंगे, दया से काम लो। कसाई को दया का व्याख्यान देते उस गाड़ीवान को हंसी आई और बोल पड़ा, अच्छा तो अब तुम मुझे दया की भाषा सिखाओगे? ठीक है,
मैं अब तुमसे ज्यादा बहस नहीं करूँगा। मैं इसमें कुछ और रकम बढ़ाकर तुमको दे देता हूँ। अब तो जल्दी से चलो। तभी जाकर गाड़ीवान तैयार हो गया। फिर गाड़ीवान उन्हें लेकर दौलतपुर की ओर निकल पड़ा। 5-6 मील दूर जाने के बाद शाम हो गई और अंधेरा छाने लगा। इधर हरीफ ज्यादा पैसे किराए पर देने पड़े इसलिए क्रोधित हो गया, लेकिन क्या करता, पत्नी तो ज्वर के मारे बेहोश पड़ी थी। रास्ता बहुत ही सुनसान था, इसलिए बातचीत करने के बहाने बोल पड़ा। गांव तो यहाँ से 1.5-2 मील पर है। काफी समय हो चुका है। कुछ ही समय में चारों ओर अंधेरा छा जाएगा। ऐसा करते हैं, आगे आने वाले गांव में आज की रात ठहर जाते हैं। कल सुबह दौलतपुर निकल पड़ेंगे। वो तो ठीक है, पर ठहरेंगे कहाँ? क्या कोई दोस्त है तुम्हारा वहाँ? नहीं तो फिर ठहरेंगे किसके यहाँ? ठहरेंगे कोई बड़ा सा पेड़ देखकर, उसके नीचे। कल सुबह दौलतपुर चलेंगे और कल को फिर से पैसे मांगने उठना। कैसे मांगूंगा? किराए तो ले चुका हूँ, अब फिर से पैसे न मांगूंगा। जैसे आज हट करके मांगा वैसे। बेटा, दौलतपुर होता तो तुमको बता देता। ऐसे कह रहे हो कि इतने किराए पर मैं तुम्हें सोने की पालकी में बिठाकर दौलतपुर ले जाऊं? बेटा, ज्यादा आवाज मत चढ़ा। तू जानता नहीं मेरा नाम हरीफ है और पक्का कसाई हूँ। अगर कोई गड़बड़ की तो यही कहीं छुरे से काटकर फेंक दूंगा और गाड़ी लेकर दौलतपुर चला जाऊंगा। हरीफ अपने क्रोध को प्रकट करना चाहता नहीं था, फिर भी वह अपना क्रोध प्रकट कर बैठा। गाड़ीवान इधर उधर देख रहा था। अंधेरा भी छाया हुआ था। आसपास दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हरीफ की ऐसी बातें सुनकर अब गाड़ीवान की हड्डियां कांपने लगी। मन ही मन में सोच रहा था कि कोई गांव आया तो गाड़ी छोड़कर नीचे उतरूंगा। हल्ला गुल्ला कर गांव वालों को बुलाकर उनकी मदद से अपना पीछा हरीफ से छुड़वाऊंगा। इसका पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन आगे न जाऊंगा। कहीं ये सच में ही मुझे रास्ते में मार न दे। तभी बैल अचानक से एक जगह पर ठिठक कर खड़े हो गए। क्यों रे बदमाश, सो गया क्या? तभी हरीफ की आवाज से भी ऊंची आवाज में सामने खड़ी लोगों की टोली में से एक ने कहा, खबरदार जो आगे बढ़े। मालिक, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ठहरा गाड़ीवान। मैं तो किराए के तौर पर उन्हें दौलतपुर ले जा रहा हूँ। वो कौन है? गाड़ीवान डाकुओं को देखकर डर के मारे कांपने लगा। उसके मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं आया। अरे ओ महारथी, उतरो, तुम भी नीचे उतरो। मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है। कृपा करके जाने दीजिए। गाड़ीवान, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुरंत ही बाहर निकालो, नहीं तो आज हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। मालिक, मुझको छोड़ दीजिए। मैं तो किराए पर गाड़ी ले जा रहा हूँ। मेरे पास खाने पीने के लिए बस 3-4 आने ही है। तो फिर ये कौन है? जल्दी से बताओ। दौलतपुर का एक कसाई है। तुम कसाई हो? सच सच बताओ। हाँ सरकार, मैं बहुत ही गरीब हूँ। हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारो। मेरी पत्नी ज्वर के मारे बीमार है, ठंड के मारे कम कपा रही है। कृपा करके हमें छोड़ दीजिए। फिर उस लाठी वाले ने अपने एक साथी के कान में कहा, इसका नाम हरीफ है और ये एक कसाई है, छोड़ देते हैं इसे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? कसाई है तो क्या हुआ? इसका सिर फोड़ देते हैं, चकनाचूर कर देते हैं। ऐसे न मानेगा तो ईसाई कसाई हम ना देखेंगे। छोड़ना ही पड़ेगा। हमें से कोई भी इस पर हाथ नहीं उठाएगा, न ही इसके पैसे को कोई छुएगा। हम कोई ईसाई कसाई को नहीं जानते। क्या आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? जल्दी से जितना पैसा और रुपया तुम्हारे पास है वो निकाल दो, वरना मेरी औरत बीमार है। तुम्हारी औरत बीमार है, इसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कसाईयों की दवाई थोड़ी ही हूँ। जितना करने के लिए कहा है उतना करो। खबरदार जो उसे छुआ, नहीं तो तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। वो मेरी शरण में आया था। तुम सब लोग चुपचाप अपने अपने घर चले जाओ। राहगीरों को तंग मत किया करो। गाड़ीवान, जा रे, हाँक कर ले जा गाड़ी। ठिकाने तक पहुंचाने पर ही वापस लौट आ जाना, नहीं तो अपनी खैरियत मत समझो। फिर गाड़ीवान उन्हें लेकर दौलतपुर निकल पड़ा। ठाकुर जी, अब आगे से मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। आपके साथ कभी नहीं आऊंगा। जा रे, मैं अकेला ही सब संभाल लूंगा। मैं अकेला ही बहुत कुछ कर सकता हूँ। बुंदेला शरणागत के साथ कभी घात नहीं करता। इस बात को अच्छे से गांठ बांध लेना। असल में वो नरम हृदय वाला और कोई नहीं पर वही ठाकुर था जिसने हरीफ कसाई और उसकी पीड़ित पत्नी को रहने के लिए जगह दी थी और आज उसे लूटने से बचाया था।